बहुत सारे बच्चे जो क्लास 11th में हैं और 2027 में जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैंने प्लान बनाया है। अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री का मैं आपके सामने उसको बता रहा हूँ। तो पहला फ़ेज़ 1 जो है, अभी जैसे अगस्त चल रहा है 2025 से दिसंबर 2025 तक, अभी हम क्लास 11th के चैप्टर्स पे ही फोकस करेंगे, जिसके लिए जो बेस बुक होगी वो एनसीईआरटी ही रहेगी। एनसीईआरटी के अलावा आपने एग्जाम्पलर भी करनी है साथ में, और जहाँ जहाँ एनसीईआरटी में आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़नी है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है, जो भी आपके टीचर्स हैं जहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं ऐसी चीज़ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या मदद करने की कोशिश करूंगा। इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए कि तकरीबन ये मान के चलिए कि 2 घंटे के आसपास, 2-3 घंटे रोज़ आपको सब्जेक्ट के लिए निकालना है। साथ में आपको फिज़िक्स और मैथ्स का भी बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब कुछ चैप्टर्स हो जाएं, एकदम से नहीं, कुछ चैप्टर्स हो जाएं, मान लीजिए 4-5 चैप्टर्स हो गए हैं, तो आप जेई मेंस के पीवाईक्यूज करना चालू कीजिए पिछले 15 साल के, इन्हीं चैप्टर्स के टॉपिक वाइज। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। 15 क्वेश्चंस का टारगेट रोज का होना चाहिए। फिर उसके बाद हम दिसंबर के बाद अब देखते हैं कि जनवरी में कैसे करते हैं, अगले फेज़ को हम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। आइए फेज़ 2 में देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि फेज़ 1 में बच्चे ने 11th का पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया है, क्लास 11th का केमिस्ट्री का। अब हम फेज़ 2 की बात कर रहे हैं। फेज़ 2 में हमें क्लास 11th का सिलेबस तो रिवाइज़ करना है, क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट भी करना है, जनवरी से लेके अक्टूबर 26 तक। फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि 12th का सिलेबस को कंप्लीट करना है, और साथ में 11th के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। कितना टाइम निकालना पड़ेगा? हफ्ते में 2 दिन रिवीजन का लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जिसमें 11th के टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं, और जो 12th के पढ़ते जा रहे हैं तो वो भी रिवाइज करने होंगे। इसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर तो करेंगे, कुछ और भी बुक्स मैं रेफरेंस बुक बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो उनको भी आप देख लीजिएगा ज़रूर। इसके अलावा हर महीने जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया उसका एक टेस्ट होना चाहिए। साथ में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, खासतौर पे मैकेनिज़म्स। इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो अगर कोई मदद होगी तो मैं ज़रूर करता हूँ। न्यूमेरिकल्स की स्पीड बढ़ाने में भी फोकस करना है, सॉल्व तो करना है, स्पीड पर भी ध्यान देना है। साथ में जब जैसे जेई मेंस के इन सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी करने हैं, और एनटीए पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए के क्वेश्चंस आते हैं, वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम 11th और 12th का सिलेबस हमारा अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम फेज़ 3 देखेंगे कि उसमें अगला स्टेप क्या करना है। आइए देखते हैं। अब हम फेज़ 3 पर आते हैं। अब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है 11th और 12th का, तो अब हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस का खेल है, और जितना ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस होगा उतनी अच्छी स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, उतने ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होंगे। तो अब हमारा डेली रूटीन ये होना चाहिए कि अब हमारे को नवंबर से जनवरी तक ऑलमोस्ट रोज़ या हर ऑल्टरनेट डे पर हमें 3 घंटे का फुल मॉक टेस्ट देना है जेई मेंस पैटर्न पे, और फिर उसके थोड़ी देर बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, हमें उसमें स्कोरिंग भी करनी है, चेकिंग भी करनी है। कोई और कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और हमें देखना है कि हमारी गलतियां क्या हैं। शाम को जो गलतियां हैं, सेकेंड हाफ में जो गलतियां हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करने हैं। आप टेस्ट की जो सोर्स है, सबसे अच्छी जो एनटीए की वेबसाइट है वो है, या किसी और रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं।
इसके अलावा कुछ बहुत टॉपिक्स हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शंस हैं, इन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। फिर से रिपीट करूँगा कि वो टॉपिक्स जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, जो रिपीटेड आते हैं। तो मैं आगे की वीडियोस में भी ये सारी बताऊंगा कि किस टॉपिक्स पे ज़्यादा आते हैं, तो उन पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे या डाउट सॉल्विंग करेंगे। तो इस तरह से फेज़ 3 आता है। इस फेज़ 3 के दौरान ही आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी में। जैसे 2 बार में होता है, एक जनवरी वाली साइकिल होती है और एक अप्रैल में होती है। तो जनवरी में आपका होगा, मेरी शुभकामनाएं इसके लिए हैं। लेकिन जनवरी के बाद भी एक अप्रैल में चांस होता है, तो मैं उसके लिए भी एक फेज़ 4 बना के आपको प्लान दे रहा हूँ, उसको भी फोकस करें। अब आप फर्स्ट फेज़ का जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं जनवरी में, तो अब फरवरी से अगले जो साइकिल जेईई मेंस की अप्रैल में होती है, तब तक का हम फोकस करते हैं। बीच में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा, तो आपको उसको भी अच्छे से देना है। और अब आपके पास, क्योंकि बोर्ड का भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं या दे चुके हैं, प्री बोर्ड्स भी हो चुके हैं, जेईई मेंस एक दे चुके हैं फर्स्ट साइकिल, तो नाउ यू हैव गॉट फुल टेम्परामेंट टू गिव एग्ज़ाम्स। तो अब आपको रोज़ एक टेस्ट कोशिश करनी है कि रोज़ एक टेस्ट दें। अगर रोज़ नहीं दे सकते तो हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन तो देना चाहिए। और फॉर्मूले और नेम रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं उनको आपको रिवाइज़ करना है। जो गलतियां रिपीट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, मुश्किल होते हैं, या कई बार सेम क्वेश्चन या सेम गलती को बार बार रिपीट करते हैं। तो वो मिस्टेक्स जो रिपीट हो रही हैं उन पे फोकस करना है। अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को भी इस तरह से करना है कि 8 घंटे की नींद तो हो और एग्ज़ाम के दौरान नींद नहीं आए। चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या इवन जेईई मेंस में नींद नहीं आनी चाहिए। आपकी उस टाइम जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से आपका बायोलॉजिकल साइकिल होना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको रटी होनी चाहिए, किस पेज पे क्या दे रखा है। तकरीबन 50-60 क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री के PYQs जेईई मेंस के हर हफ्ते कीजिए, पर वीक मैंने लिखा है। और केमिस्ट्री में हमें अपनी एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी बढ़ानी है। स्पीड इसलिए क्योंकि वहाँ जो टाइम बचेगा उस टाइम को हम फिज़िक्स में, और मैथ्स चूँकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, हम वहाँ यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूरे 2027 तक के अप्रैल में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ तक आपका जेईई मेंस की तैयारी और एक होगा। और इस तरह से चलने पर, अगर आप इस पर चल पाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, एग्ज़ाम भी अच्छा आएगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। एडवांस में शुभकामनाएं आपको। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि बेस बुक तो हमारी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा, एग्जाम्पलर के अलावा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिन बुक्स को मैं ये सब फिर से बता दूं, रेफरेंस बुक्स हैं। मतलब जहां आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अटक रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ये सोलोमोन्स है, राइट। इसी तरह से ये IL फिनार है, और ये काफ़ी पुरानी पॉपुलर किताब है, मॉरिसन एंड बॉयड है। एक बेल एंड बेल करके भी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। मैं रेफ़र करता हूँ इन बुक्स को। आप लाइब्रेरी से या जिस कोचिंग में पढ़ते हैं स्कूल की लाइब्रेरी से रेफ़र कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो गीता है वो सबको पता है, JD ली। ये रही सबसे सामने रखी है, JD ली। ये काफ़ी अच्छी किताब है इनऑर्गेनिक के लिए। और जेईई में कई बार कुछ क्वेश्चंस थ्योरी देखनी पड़ती है, तो ये किताब बहुत अच्छी है, S चांद वालों की। मैं इसको भी रेफ़र करता हूँ, एडवांस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तुली मदान एंड सत्य प्रकाश इसके राइटर्स हैं। एक और किताब है ओपी टंडन करके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में जो पुरानी बुक्स हैं उसमें से एक है आरसी मुखर्जी, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए रेफ़र कर सकते हैं। पी बहादुर, ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं, काफ़ी समय से चल रही हैं। और कुछ टॉपिक्स के लिए मुझे ये किताब बहुत पसंद है, शायद अब छपनी भी बंद हो गई है आपको, लेकिन लाइब्रेरी में मिल जाएगी, पुरी पठानियन शर्मा करके, प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। कई ऐसे कंसेप्ट्स जो कहीं नहीं दे रखे वो इसमें दे रखे हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। तो लेकिन फिर से कहूँगा, सारी बुक्स नहीं करनी, ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक में। बेहतर तो ये है कि कोई टीचर ही आपको समझा दे, वो ज़्यादा अच्छा है। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए या कमेंट में लिख दीजिए तो मैं समझा दूँगा, क्योंकि इन बुक्स में आपका समय बहुत लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने ये बताई, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, अग्रिम शुभकामनाएँ, एडवांस में ब्लेसिंग्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ आपकी सक्सेस के लिए, एडवांस में आशीर्वाद। धन्यवाद।